Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Dr. Salan Qayyum, the instructor of Financial Accounting and the Fundamentals of Accounting, which is our course of Fall 2020. So in this course, we are gonna start with the revision of some basic accounting concepts, and then we will go through some basic concepts or the pillars of accounting, which are necessary and mandatory to understand the basic pillars of accounting, the fundamentals of accounting. Okay, so let's get started. सबसे पहले तो accounting, what is accounting? Accounting is called the language of business. So language of business means, so in this way we can communicate the business transactions to the other parties. So जब हम business language की बात करते हैं, so business की transactions को record करने के लिए और उसको आगे communicate करने के लिए कि business को कितना profit हुआ, loss हुआ, कैसा चल रहा है business, उसको explain करना, ये अकाउंटिंग की बुनियाद पे किया जाता है। यानी अकाउंटिंग को बिजनेस की जुबान कहा जाता है, जिसकी मदद से आप बिजनेस की परफॉर्मेंस दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अकाउंटिंग की डेफिनेशन है। अकाउंटिंग की डिफरेंट 2 और 3 डेफिनेशंस पढ़ेंगे, तो लेट्स गो थ्रू इट। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, इट इज़ एन आर्ट। अकाउंटिंग इज एन आर्ट। आर्ट मीन्स जो इंसान अपनी आसानी के लिए कुछ चीज़ें बनाता है उसको फन या आर्ट कहा जाता है। जैसे कि बर्तन बनाना एक आर्ट है, पेंटिंग एक आर्ट है, आर्किटेक्चर डिजाइनिंग एक आर्ट है। ठीक है, तो हम नॉलेज को 2 कैटेगरीज में, ब्रॉडली कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, साइंस एंड आर्ट्स। तो साइंस इज द नॉलेज ऑफ which is observed through 5 senses, और उसको हम 5 सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्व करके और फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, और जो कि नेचुरल फिनोमेना ऑफ नेचर के बारे में बताता है, उसको साइंस कहते हैं नॉलेज को। जबकि आर्ट कोई मैन मेड इन्वेंशन है, और जिसको इंसान अपनी आसानी के लिए और कोई भी चीज़ अपनी तख्लीक करता है, चाहे वो इंसान की आसानी के लिए हो या अपने शौक पूरा करने के लिए, तो इट्स कॉल्ड एन आर्ट। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, कौन सी चीज़ों का आर्ट है ये हम देखते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing, and communicating. So these 4 things are known as the art of accounting. और ये चारों चीज़ें जब कंप्लीट होती हैं तो इट इज़ कॉल्ड द आर्ट ऑफ अकाउंटिंग। रिकॉर्डिंग में आप सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं, फिर उन एंट्रीज को आप क्लासिफाई करते हैं मेन कैटेगरीज में कि उसमें से सेल की कौन सी कैटेगरी है, परचेज की कौन सी कैटेगरी है, इसी तरह आपके रिसीवेबल्स कौन से हैं, एसेट्स कौन से हैं, आपके लायबिलिटीज कौन सी हैं। तो ये सारी कैटेगरीज में आप फिर अलग-अलग से डिवाइड कर देते हैं एक तरह की कैटेगरीज को, तो इट इज़ कॉल्ड क्लासिफाइंग। फिर थर्ड आपके पास होता है समराइजिंग। समराइजिंग में क्या करते हैं, आप इन सबको एक एक ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में समराइज करते हैं सारे अकाउंट्स को। मतलब सारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं आपने सेल की होंगी हज़ारों कस्टमर्स को, तो उनकी कम्युलेटिव सेल्स आप निकाल के तो आप इसको समराइज कर देते हैं एक ट्रायल बैलेंस के अंदर। सो इट इज़ नोन एज अ ट्रायल बैलेंस। इस ट्रायल बैलेंस को ट्रायल ट्रायल बैलेंस 3 कैटेगरीज के होते हैं, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे अकाउंटिंग साइकिल में। अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है, ठीक है, और फिर हमारे पास एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं, और उसके बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है। उससे पहले हमारे पास अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है, और फिर क्लोजिंग एंट्रीज होती है, और उसके बाद क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस होता है। तो 3 तरह के ट्रायल बैलेंस होते हैं हमारे पास, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस और क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। ठीक है, इन तीनों के बारे में डिटेल पढ़ेंगे अकाउंटिंग साइकिल में। और उसके बाद आप ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के बाद ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितनी किस्म की होती हैं इसकी भी डिटेल हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये 4 कैटेगरीज, 4 टाइप्स की होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमारे पास होती है बैलेंस शीट होती है, हमारे पास इनकम स्टेटमेंट होती है, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट। फिर हमारे पास होती है जी स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी, और फिर हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है। तो ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी और कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद अलग से होते हैं नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये वो इनके अंदर जो मिनी कैलकुलेशंस आती हैं उनको ये सपोर्ट करते हैं, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। तो ये 4 स्टेप्स हम कंप्लीट हो जाते हैं, सो इट इज कॉल्ड एज द आर्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, द आर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। और ये सारे चारों स्टेप्स कंप्लीट किए जाते हैं किस पे, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स पे।
जब बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होगी तो ये चारों स्टेप्स होंगे, तो हमारा एक अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट होगा। जब बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती नहीं है तो हम ये अमल नहीं करते, ये सारा प्रोसेस नहीं करते। सो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। किस चीज़ को कम्युनिकेट कर रहे हैं? रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। जी, हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है अकाउंटिंग। यही उसने डेफिनेशन को एक सेंटेंस की फॉर्म में बयान कर दिया। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, then classifying, then summarizing and communicating the results of the business transactions. Clear? वो चारों स्टेप्स को उसने इकट्ठा कर दिया। सो और पहली बात हमने जो पढ़ी थी, अकाउंटिंग इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस में तमाम ट्रांजैक्शंस होती हैं, लेन देन के मामला होते हैं, सेल एंड परचेज के मामला होते हैं, तो उसकी ये लैंग्वेज है। क्लियर? जी, हमारे पास नेक्स्ट है इसकी नेक्स्ट एक डेफिनेशन, एक और है डेफिनेशन, उसको भी गो थ्रू करते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स द फाइनेंशियल एक्टिविटीज। सो जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं, हम जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, हम उन सब को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, उनके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज को हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, यानी उनको बयान करने की कोशिश कर रहे हैं अकाउंटिंग के जरिए। और इन्हीं फाइनेंशियल एक्टिविटीज को हम मेजर करने की भी कोशिश करते हैं, ताकि तमाम फाइनेंशियल एक्टिविटीज को इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ रुपीज, इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स, इन द फॉर्म ऑफ एनी टाइप ऑफ वैल्यूएबल एक्टिविटी उसमें हम मेजर कर सकें। मतलब एसेट्स की कितनी वैल्यू है, आपकी लायबिलिटीज कितनी, आपके डेट्स कितने पे करने वाले रहते हैं, तो हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज को मेजर करते हैं। क्लियर? फिर हम क्या करते हैं, जैसे फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं, एक सिंपल सी मिसाल ले लेते हैं। आपके रिटेलर जो होता है, डेली सेल एंड परचेज करता है, कोई भी दुकानदार, जनरल स्टोर वाला, तो वो उसकी फाइनेंशियल एक्टिविटी है। क्लियर? इसी तरह आप बड़े लेवल पे चले जाएं तो पार्टनरशिप बिजनेसेस आते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप आता है, फिर पार्टनरशिप आता है, फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी आती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी को हम कॉर्पोरेशन भी कहते हैं। तो जैसे जैसे आप बड़े लेवल पे जाते जाते हैं, वो बड़े लेवल पे आपकी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन भी बढ़ती जाती हैं। तो डेली सेल्स आपकी 100 से 1000 में चले जाती हैं, और 1000 से फिर आपकी मिलियंस में ट्रांजेक्शन आ जाती हैं। क्लियर? और इन एक्टिविटीज़ के हम रिजल्ट्स ड्रॉ करते हैं, और रिजल्ट्स ड्रॉ करने के बाद हम उनको कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं थ्रू प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ताकि वो जनरल पब्लिक को हमारी बिजनेस की एक्टिविटीज़ का, परफॉर्मेंस का पता चल जाए। ठीक है? सो अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को इंटरप्रेट करना, बयान करने की कोशिश करना, कैसे उनको मेजर करके उनके रिजल्ट्स ड्रॉ करके, और रिजल्ट्स ड्रॉ करने के बाद उनको हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं टू द जनरल पब्लिक और टू एनी इंटरेस्टेड पार्टीज। ठीक है? चाहे वो इंटरनल यूजर्स हैं या एक्सटर्नल यूजर्स हैं, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स क्या होते हैं। जी स्टूडेंट्स, ने नेक्स्ट स्लाइड में वही चीज़ें जो हमने वन बाय वन डिस्कस की हैं, उसको एक समराइज फॉर्म में, एक एक सेंटेंस की फॉर्म में उसने लिख दिया। द अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ इंटरप्रेटिंग, measuring and communicating the results of financial activities or business activities. So financial activities are performed in a business. Clear? G. Accounting, what is the basic purpose of accounting? So let's try to understand. Accounting is the process, it is a process. Clear? It is a continuous process. So accounting is a process, continuous process है जिसमें हम accounting cycle complete करते हैं। तो ये मैं हम डिस्कस करेंगे बाद में कि ये साइकिल जो है ये चलता रहता है, और कॉन्टिन्यूसली ये बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं। तो अकाउंटिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस दैट क्रिएट यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सो इट इज़ अ प्रोसेस जिसकी मदद से यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्रिएट की जाती है फॉर इट्स यूजर्स। सो यूजर्स कैन बी इंटरनल यूजर्स एंड यूजर्स कैन बी एक्सटर्नल यूजर्स। क्लियर? सो कुछ इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इंटरनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं बिजनेस वाले, और कुछ एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं जो अपने ज़ाती मफाद के लिए इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स हो गए,
इन्वेस्टर्स के बाद कस्टमर्स हो गए, और कस्टमर्स के बाद गवर्नमेंट हो गई, टैक्सेस हो गए, एम्प्लॉयज़ वगैरह, ये गवर्नमेंट के लिए जो टैक्सेस वगैरह अप्लाई करते हैं, तो दीज आर ऑल रेगुलेटरी बॉडीज जिसमें आ जाती हैं, जैसे एसईसीपी ऑफ पाकिस्तान है, आई कैप वाले हैं, तो ये या इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक मार्केट के, दीज आर ऑल एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स क्या हो सकते हैं? हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मैनेजमेंट है, तो ये सारे इंटरनल यूजर्स हैं जो इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज़ करके फ्रूटफुल डिसीजंस लेते हैं अपने लिए। क्लियर? जी, तो पर्पस ऑफ अकाउंटिंग जो हमने ऊपर पढ़ा है वर्ड बाय वर्ड, उसको इस तरह इसने एक्सप्लेन किया है इस स्टेटमेंट के फॉर्म में। सो द बेसिक पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू डिसीजन मेकर्स। डिसीजन मेकर्स कैन बी इंटरनल डिसीजन मेकर्स और एक्सटर्नल डिसीजन मेकर्स that is useful in making economic decisions. So internal decision makers take economic decisions about their future, and external decision makers also take decisions about their future. These are all types of decisions are known as economic decisions. Why? The reason is that because in these decisions there is some economic value involved. तो जब भी आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के हवाले से सोच रहे हैं, फ्यूचर में गवर्नमेंट टैक्सेस अप्लाई करने के हवाले से सोच रही है, फ्यूचर में कस्टमर्स किसी प्रोडक्ट को बाय करने के हवाले से सोच रहे हैं, तो दीज आर ऑल एक्सटर्नल यूजर्स डिसीजंस, इकोनॉमिक डिसीजंस। मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिसीजन ले रहे हैं कि प्रॉफिट कितना देना है, डिविडेंड कितना देना है, बोनस शेयर्स कितने देने हैं, एम्प्लॉयज़ को कितना बोनस देना है, ये सारी these are all considered as internal economic decisions. So these are all fruitful economic decisions which are taken by the decision makers of the company. So this is the basic purpose of accounting. Clear? So the next thing is accounting information. Accounting information needed by whom? So needed by internal users, and accounting information also needed by external users. So internal users means management. Management involves the board of directors, CEO or CFO, or any type of chief, it is whether it is chief executive officer or chief financial officer or chief COO or chief operating officer. They are all known as the part of the management. So the management can be composed of the board of directors, these board of directors, and there can be a CEO, CFO, or COO, and there can be management involves the line managers, middle managers, or upper level managers. So they are all part of the management of the company. So then they have the chairman as well, chairman of the company. So chairman, or sometimes it is also called the CEO of the company. So they take fruitful decisions for future strategies. So what type of strategy that they have to adopt in the future will be taken by looking at the economic activities done by the uh, past economic activities. So these are all activities will be communicated through the display of financial statements. ये इंटरनल यूजर्स ने फ्यूचर के बारे में डिसीजन लेने हैं और अपनी पास्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को देखते हुए डिसीजन लेते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स क्या हो सकते हैं? नंबर वन, इन्वेस्टर्स हैं। जब वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी भी कंपनी में, तो उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हैं, जो पब्लिश हुई होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें आपको बता दिया इनकम स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, या बैलेंस शीट होती है। क्रेडिटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट बैंक्स आते हैं जो कर्जा देते हैं। जो कर्जा देने के लिए सबसे पहले उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हैं किसी भी कंपनी के। सो क्रेडिटर्स आर द एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। गवर्नमेंट एजेंसीज ने टैक्सेस अप्लाई करने होते हैं कि कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है और कितने टैक्सेस अप्लाई करने पड़ेंगे, और उस पर डबल टैक्सेशन भी होती है जो डिविडेंड देते हैं। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। सो गवर्नमेंट एजेंसीज को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ज़रूरत होती है ताकि वो टैक्सेस वगैरह अप्लाई कर सकें इन कंपनीज पे। तो नॉर्मली हमारा प्रॉफिट पे रेट चलता है वो अराउंड 35%, 30 to 35% अराउंड द वर्ल्ड प्रॉफिट पे अप्लाई किया जाता है थ्रू गवर्नमेंट।
रिसर्चर्स जैसे कि एम फिल PhD के रिसर्चर्स होते हैं, वो अपनी रिसर्च के लिए कुछ मॉडल्स तैयार करते हैं और उसका डाटा कहाँ से मिलता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो पब्लिश हुई होती हैं। हमारे पाकिस्तान में SECP, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और रेगुलेटरी बॉडी है जो कि ये सारा डाटा भी रिकॉर्ड करती है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी इन फाइनेंशियल कंपनीज का डाटा अप टू डेट रखता है, बैंक्स का स्पेशली और लिस्टेड कंपनीज का भी जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। इसके अलावा लेबर के लिए भी इंफॉर्मेशन की, लेबर इज़ एन एक्सटर्नल यूज़र। सो लेबर मार्केट में ये इंफॉर्मेशन की मदद से, इस इंफॉर्मेशन की मदद से जो लेबर है वो लेबर लॉज डिफाइन करते हैं, और लेबर यूनियंस होती हैं कि मिनिमम वेज रेट कितना होना चाहिए, और उनकी बार्गेनिंग पावर जो है लेबर की वो डिसाइड की जाती है कि मिनिमम वेज रेट कितना होना चाहिए। तो ये सारी एक्सटर्नल पार्टीज हैं। इसके अलावा एक्सेट्रा अदर पार्टीज भी होती हैं, जैसे रेगुलेटरी बॉडीज की बात की, उनको फाइनेंशियल, जैसे आई कैप है पाकिस्तान में, इट इज़ ऑल्सो अकाउंटिंग रेगुलेटरी बॉडी है हमारे पास, और SECP जो है वो भी हमारे पास रेगुलेटरी बॉडी है। इसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, ये भी एक रेगुलेटरी बॉडी है। तो जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं पाकिस्तान में, उनको भी ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती है अपनी रेगुलेशंस को इन्फॉर्म फॉर्मेशन के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए। क्लियर? The next thing is types of accounting. So we have basically three types of accounting. Number one is financial accounting. Number two is management accounting, and number three is tax accounting. In financial accounting, actually the purpose of financial accounting is to ensure about the profitability and loss of the business, what assets a business hold, what obligations a business has to pay to its creditors or other parties, and such type of related information is expressed in financial accounting. So basically financial accounting में इसका जो basic purpose है उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज शो हो रही होती हैं, या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें कैश कैश इन कितना हुआ बिजनेस में और कैश आउट कितना हुआ। सो ऑल दीज एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लोस लिखे जाते हैं। तो ये सारी बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में की डोमेन में आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए नाम से ही जाहिर है इसका मैनेजमेंट से रिलेशन है। सो द अकाउंटिंग विच इज डन wholly solely, and the wholly solely purpose of this accounting to assist management to take important decisions. So ये प्लानिंग एंड कंट्रोल के लिए की जाती है, और इसमें इम्पोर्टेंट जो होती है वो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। तो cost accounting, cost managerial and cost accounting, the purpose of this cost accounting is to assist management to take important decisions about the cost, to control the cost of the production. So cost accounting आप पढ़ेंगे इसको डिटेल में। ये कभी भी पब्लिश नहीं की जाती, कोई भी बिजनेस अपनी कॉस्ट के बारे में पब्लिश नहीं करता कि उसको इस चीज़ बनाने में इसके रॉ मटेरियल में कितनी कॉस्ट आ रही है। ये कभी भी पब्लिकली इन्फॉर्म नहीं किया जाता। किसी भी आप कंपनी को उठा के देख लें तो उसकी कभी भी कॉस्ट अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स को पब्लिश नहीं किया जाता। तो इसका पर्पस क्या होता है? सिर्फ पर्पस ये होता है कि मैनेजमेंट उस अकाउंटिंग को देखकर कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजरियल अकाउंटिंग फ्यूचर के इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकें कि फ्यूचर में कंट्रोल कैसे करना है इस कॉस्ट को। ठीक है। थर्ड हमारे पास टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग का पर्पस ये होता है बेसिकली टैक्स रिटर्न को सबमिट करवाना। तो बेसिकली आप देखें कि आजकल पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट ऑनलाइन टैक्सेशन फॉर्म जो है उन्होंने लॉन्च कर दी हैं। यानी आप यूट्यूब पे वीडियो से पड़ी हुई हैं तो आप उसको देखते हुए अपना फॉर्म रिटर्न फिल कर सकते हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज उसमें आती हैं जो कि एक ले मैन, एक आम बंदा नहीं समझ सकता। तो इसके लिए फिर टैक्स रिटर्न जमा करवाने के लिए हम लॉयर से रब्ता करते हैं जिनको इसकी इंफॉर्मेशन होती है टैक्स अकाउंटिंग की, कि किस चीज़ को कितना शो करना है। क्लियर? तो बेसिकली टैक्स अकाउंटिंग का पर्पज़ ये है कि गवर्नमेंट या टैक्स अथॉरिटीज़ जो हमारे पास FBR है, CBR है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नाम से, उनको टैक्स फाइल्स जमा करवाई जाती हैं ताकि वो अपने टैक्सेस का, रेवेन्यूज़ का हिसाब रख सकें। नेक्स्ट हमारे पास है जी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हमने ये ऊपर पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिसमें कोई भी वैल्यू
ऐसी एक्टिविटी जिसमें कोई भी वैल्यूएबल आइटम इन्वॉल्व हो, उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। लेट सपोज आप कोई भी एक आइटम बाजार में परचेज करने चाहते हैं और उसको पैसे देके वो चीज़ खरीद लेते हैं, शॉपिंग करते हैं, आप पैसे देके उसे आइटम परचेज कर लेते हैं, सो इट इज़ कॉल्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कैन बी डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं कि जिसमें आप घर के काम करते हैं और इसके अलावा आप पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, घर में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं, कोई भी अच्छा काम करते हैं, तो दीज आर ऑल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं जिसमें कोई ना कोई फाइनेंस, कोई ना कोई वैल्यूएबल आइटम इन्वॉल्व होती है और एक्सचेंज ऑफ सम वैल्यूएबल थिंग्स इन्वॉल्व होता है। तो जिसमें एक्सचेंज ऑफ सम वैल्यूएबल थिंग्स इन्वॉल्व हो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे पुराने दौर में बार्टर सिस्टम होता था, तो बार्टर सिस्टम में ट्रांजैक्शन दो वैल्यूएबल आइटम्स की होती थी, कि मतलब एक शख्स ने चावल खरीदे हैं, राइस खरीदे हैं और उसके बदले उसको आटा फ्लोर दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से बार्टर सिस्टम होता था, क्लियर। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फिर हम क्या करते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्रोफेशन और इन बिजनेस। प्रोफेशन से मुराद है कि आप, जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, इट इज़ माई प्रोफेशन, उस टीचिंग के बदले मुझे कुछ रेम्यूनरेशन मिल रहा है, सो ये मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्लियर। ये टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये जितने भी लेबर काम करने वाले हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। और बिजनेस क्या होते हैं, बिजनेस को फिर मैंने जैसे डिस्कस कर चुके हैं कि बिजनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या जॉइंट स्टॉक कंपनी या कॉरपोरेशन। तो बिजनेसेस को अकेला ओनर चलाने वाला या एक से ज़्यादा लोग उस बिजनेस को चलाने वाले, या बहुत ज़्यादा लोग मिल के चलाने वाले कॉरपोरेशन में। सो इन तमाम टाइप्स ऑफ बिजनेसेस में इकोनॉमिक एक्टिविटी लाजमी इन्वॉल्व होती है, क्लियर। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम दो में डिवाइड करते हैं, प्रोफेशंस में या बिजनेस में। तो ये प्रोफेशंस भी जो अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों का अगर जॉब का प्लान है, किसी प्रोफेशन को अडॉप्ट करने का प्लान है, तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करेंगे। आप जो भी जॉब करेंगे उसको आपको उसके बदले पैसे मिलेंगे, जिसकी मदद से आप अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, घर का सिलसिला चला सकेंगे। सो इट इज़ नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो बिजनेस में भी सेम इज द केस विद द बिजनेस, क्लियर। Okay, students, हमारे पास next thing to understand for discussion is functions of accounting system. What are the functions? So हमने जो पहले definition पढ़ी थी, सबसे पहले definition, उसके जो parts हैं हमारे पास. So these are all functions. These are all considered as the functions of accounting system. It includes three things. Number one is recording, number two is classifying, and number three is summarizing. So in every accounting system, the economic activities of organizations are recorded in the books of accounts. So books of accounts क्या होती हैं, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। books of accounts जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी उनको पता होगा कि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये आपकी डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं जिसमें आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, और उस रिकॉर्डिंग के बाद आप क्लासीफाई करते हैं। And the recorded data are classified in the system to accumulate subtotal for various types of economic activities. So classification में basically आपका ledger आ जाता है, ठीक है। ledgers आप बनाते हैं और लेजर में आप क्या करते हैं, डिफरेंट अकाउंट्स को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। जैसे सेल्स के लेजर अलग होगा, परचेजेस का लेजर अलग होगा, क्लियर, और सैलरीज का लेजर अलग होगा। तो ये सारे लेजर्स मीन रजिस्टर। तो हर टाइप की कैटेगरीज की ट्रांजैक्शंस को आप अलहदा कर देते हैं, क्लियर। सो इट इज नोन एज क्लासिफिकेशन, और उनके फिर सब टोटल निकाल लेते हैं। और फाइनली उस इंफॉर्मेशन को हम समराइज करते हैं इन अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हम बनाते हैं जिसमें आपके ट्रायल बैलेंसेस आते हैं, और ट्रायल बैलेंसेस के बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ट्रायल बैलेंसेस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, जिसका मकसद क्या होता है, दैट इज डिजाइन टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ वेरियस डिसीजन मेकर्स। तो डिसीजन मेकर्स हमने पढ़ लिए, वो इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं, और इनकी इंफॉर्मेशन नीड्स को पूरा करने के लिए हम ये ट्रायल बैलेंसेस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं और उसको फिर कम्युनिकेट कर देते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है, व्हाट इज बिजनेस। सो बिजनेस की एक डेफिनेशन तो ये लिखी हुई है, बिजनेस इज अ लीगल फाइनेंशियल एक्टिविटी फॉर विच ऑन स्पेसिफिक एजुकेशन इज रिक्वायर्ड, जिसके लिए आप स्पेसिफिक एजुकेशन लेते हैं।
एंड इन विच रिटर्न इज ऑल्सो नॉट डेफिनेट, और रिटर्न का भी पता नहीं होता कि आपको कितना मिलेगा। क्लियर? सो इसकी एक और डेफिनेशन है और इजी डेफिनेशन है, वो भी मैं लिख देता हूँ, उसको डिस्कस करते हैं हम। एनी लीगल एक्टिविटी which is done or performed for the purpose of earning profit. So ये एक सिंपल डेफिनेशन है अकाउंटिंग की, सॉरी बिजनेस की। एनी लीगल एक्टिविटी, इट शुड बी लीगल एक्टिविटी, अगर इलीगल होगी तो अंदर चले जाएंगे, ठीक है, जेल में। विच इज डन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, जिसका मकसद क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। क्लियर? सो ऐसी एक्टिविटी जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना हो, उसको हम तमाम एक्टिविटीज को बिजनेस में शामिल करेंगे। तो आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। क्लियर? The next thing is financial statements. So what are the types of basic types of financial statements? Actually, financial statements can be categorized into four types. The fifth is known as the notes to financial statements. I have already mentioned that the internal calculations are mentioned in the notes to financial statements. Okay, a set of financial statements consist of four related. So these are all interrelated statements. Okay, accounting reports that summarizes the financial resources, obligations, profitability, and cash transactions of a business in few pages. So that's why we call them as summarizing, because all these reports are summarized in few pages only. Okay. So balance sheet is also known as the statement of financial position of the business. So it describes the financial resources of and obligations. बिजनेस के पास कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं जिनको हम एसेट्स भी कहते हैं, और कितनी ऑब्लिगेशन है उसको लायबिलिटीज भी कहते हैं। अगर आप एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर दें तो आपके पास बाकी बचता है सिर्फ कैपिटल। क्लियर? सो एसेट्स क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को हम एसेट्स कहते हैं। क्लियर? ऑब्लिगेशंस को क्या कहते हैं, लायबिलिटीज। तो बिजनेस ने लायबिलिटीज कितनी अदा करनी है, अपने कर्जा जात कितने अदा करने हैं, एसेट्स में से उन तमाम लायबिलिटीज को माइनस कर दें तो आपके पास ऑनर्स कैपिटल बचता है। सो इस इक्वेशन को हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं, याद रखिएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन, AE। ये हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। सेकंड हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताती है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है इनकम स्टेटमेंट का, रेवेन्यूज में से तमाम रेवेन्यूज जो आपके पास इकट्ठे हुए हैं सेल करके, उसको रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू और प्रॉफिट में फ़र्क है, ये बताता हूँ। तो सेल करके आपके पास जितने भी पैसा आया है, चाहे वो रिसीव हुआ है या नहीं है, ठीक है, चाहे वो आपको रिसीव हुआ है इन कैश फॉर्म या रिसीव नहीं हुआ या भी रिसीवेबल है, उसमें से हम रेवेन्यूज में से तमाम एक्सपेंसेस, जितने हमारे एक्सपेंसेस बाकी हुए हैं उनको माइनस कर देते हैं, रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आता है प्रॉफिट। क्लियर? ये सिंपल सी इक्वेशन है इनकम स्टेटमेंट की। सो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट expenses from their related revenue, so we get profit or loss। अगर पॉजिटिव है तो प्रॉफिट है, अगर नेगेटिव है तो लॉस होगा। क्लियर? थर्ड हमारे पास स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी। इट डिस्क्राइब्स द ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस टू ऑनर। सो बिजनेस की वो ऑब्लिगेशन, बिजनेस के वो पेएबल्स जो कि बिजनेस ने ऑनर को देने हैं। क्लियर? सो वो स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी में आते हैं। ये भी हम देखेंगे डिटेल में कि इसको कैसे बनाया जाता है। नंबर 4 स्टेटमेंट है कैश, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज या कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो ये कैश ट्रांजेक्शन्स को सिर्फ रिकॉर्ड करती है, ये बस इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ये तमाम कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेगी। ऐसी ट्रांजेक्शन जो कैश पे नहीं हुई उसको रिकॉर्ड नहीं करेगी। ये तमाम कैश इनफ्लोज को रिकॉर्ड करती है और कैश आउटफ्लोज को रिकॉर्ड करती है। क्लियर? इसमें वो वाली ट्रांजेक्शन बिल्कुल भी नहीं आएंगी जिसके साथ पेएबल या रिसीवेबल का वर्ड आ रहा होगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज डिस्टिंग्विश बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है? बुक कीपिंग इट रेफर्स टू द डेली ऑपरेशन ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट इज रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। तो जो डेली बेसिस पे आप रिकॉर्ड करते हैं और क्लासिफाई कर रहे हैं ट्रांजेक्शन्स को, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो हो रही हैं, सेल एंड परचेज के मामले आते हैं, आप डेली उसको जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे हैं। जर्नल
में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है और डेली फिर उसको क्लासीफाई पे किया जाता है उसके प्रॉपर लेजर में, यानी सेल की ट्रांजैक्शन अलग सेल के लेजर में चली जाएगी, परचेजेस की ट्रांजैक्शन परचेजेस के लेजर में चली जाएंगी, सैलरीज की ट्रांजैक्शन सैलरीज के लेजर में चली जाएंगी, रेंट की ट्रांजैक्शन रेंट के लेजर में चली जाएंगी। सो डेली बेसिस पे जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको आप रिकॉर्ड कर रहे हैं जर्नल में और लेजर में, ये दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप डेली बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। सो इट रिक्वायर्स लिटल स्किल ऑफ अकाउंटिंग। सो इसमें कोई डिटेल नहीं, क्योंकि आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार नहीं की जा रही, सिर्फ इसमें आप जर्नल और लेजर तैयार कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। क्लियर? जबकि अकाउंटिंग एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें ये वाला अमल भी होगा और फिर आगे भी होगा। क्लियर? इट रेफर्स टू द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, तो इट इज अ कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम। सो इसमें रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग भी आ गई, जो कि पहला काम था वो यहाँ पे भी आ गया, यानी बुक कीपिंग, ये रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग को बुक कीपिंग कहते हैं। प्लस हम क्या करते हैं, फिर समराइज भी करते हैं। समराइज हमने पिछली स्लाइड में देखा है कि चार किस्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको समराइज करते हैं, और उस समरी में फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए आपको लाजमी प्रोफेशनल जजमेंट और हाई स्किल ऑफ अकाउंटेंसी चाहिए, यानी प्रॉपर स्किल्स और नॉलेज चाहिए कि किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सी चीज़ें आएंगी। तो ये आप बिजनेस के स्टूडेंट्स यही सीख रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन सी चीज़ें कब और किस तरह रखी जाती हैं। क्लियर? So accounting is you can say a comprehensive process of recording, not only recording, but to classify and summarizing and communicating the results of business transactions. Okay. So next thing is generally accepted accounting principle, गैप भी कहते हैं इसको, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सो ये क्या है, ये एक अमेरिकन बॉडी है जो गैप और द ग्राउंड रूल्स फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और ये जनरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं कि आपने अकाउंटिंग को कैसे रिकॉर्ड करना है। तो दुनिया में बहुत सी कंट्रीज गैप को फॉलो करती हैं। सो ये बताता है हमें व्हाट इन्फॉर्मेशन इज टू बी इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन शामिल की जाएगी, हाउ दीज इन्फॉर्मेशन आर टू बी प्रेजेंटेड, और उसको फिर प्रेजेंट कैसे करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार कैसे करना है, बैलेंस शीट को कैसे तैयार करना है, इनकम स्टेटमेंट को कैसे तैयार करना है, स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी को कैसे तैयार करना है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे तैयार करना है और उसको प्रेजेंट कैसे करना है। क्लियर? उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे आएगी। सो ये सारी चीज़ें हमारी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बताता है हमें। क्लियर?